अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। घर जाके आपने आखिरकार पढ़ ही लिया और देखा तो वही बातें थी जो क्लास में डिस्कस हुई थी। फिर आपने कहा अरे एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से इसे लिख लेता हूँ। अच्छा, आप लिख के भी फारिग हो गए, लेकिन 1 घंटा अभी भी नहीं हुआ था। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है जनरली। जो क्लास में तो हम देख चुके होंगे, तो घर जाके जब आप उसे लिख रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला शायद ही किसी दिन आपको 1 घंटे से ऊपर जाना पड़े। आपसे सिर्फ 4 दिन 1-1 घंटे की ख्वाहिश है और 1 दिन 3 से 4 घंटे की। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सिर्फ 1 घंटा घर जाके आपने पढ़ना है। पढ़ना क्या है? लिखना है बेसिकली। और जो फ्राइडे वाला दिन है ना, मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे की शाम उस पे 3 से 4 घंटे दे दें, ताकि सैटरडे को जो उस वीक को हम सम अप करके जो टेस्ट ले रहे हैं वो कवर हो जाए। अगर किसी वीक में हमारा टारगेट किसी वजह से ऊपर नीचे होगा तो फिर हम सैटरडे को पढ़ के टेस्ट को मंडे पे अदर दिन क्लास या कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने 5 दिन में अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं तो हम सैटरडे को हमेशा एक टेस्ट डे के तौर पर मार्क कर सकते हैं, ताकि आप अपने पूरे वीक को सैटरडे की शाम में टेस्ट दे के क्लोज करके सुकून की नींद सोएं कि कम लो मैंने इस हफ्ते का अपना टारगेट पूरा किया हुआ है। तो कल हमने जो पढ़ा, कल मैंने आपको बताया था कि हमारा आखिरी बोर्ड दिन था, चूँकि उसके अंदर जो है वो हमारे पास कुछ बातें लिखी हुई थी डेफिनेशंस वाली, और ये मैं पहुंचा गया। डेफिनेशंस लिखी हुई थी। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपनी की डेफिनेशन। याद है कुछ? किसे कहते हैं कंपनी? A company formed and registered under this act or the company law or the company law। अभी कंपनी लॉ क्या चीज़ थी? रिपील्ड कंपनीज एक्ट यानी कि 1913 वाला, कंपनी लॉ 1984, 2016 वाला, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। डेफिनेशन है ज़ाहिर है वो अपने तरीके से बताते हैं। तो कंपनी और कंपनी लॉ की डेफिनेशन सबको क्लियर है। फिर हमने पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन सी 3 तरह की चीज़ें शामिल होती हैं? आज फर्स्ट डे तो नहीं, फर्स्ट डे तो जो जिनका कल फर्स्ट डे था वो लोग कहाँ गए? हाँ जी, बॉडी कॉर्पोरेट में 3 चीज़ें कौन सी शामिल है? इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, इस एक्ट वाली कंपनी लॉ वाली कंपनियाँ, किसी और लॉ के अंदर जो कंपनियाँ हैं जिनको अपना स्टैचू कहता है कि तुम एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, जैसे हमने कहा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये इस तरह की कंपनियाँ, ये 3 इसमें शामिल हैं। 2 एक्सक्लूडेड कौन सी हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हुई है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, और मिनिस्टर इसहाक डार जहन में ले आया करें तो फ़ौरन से जो है ना, हाँ, तो जिसको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी कि रेलेवेंट मिनिस्टर जिसको नोटिफिकेशन से कह दे कि इसको काउंट नहीं करना, अच्छा वो किसी को भी माइनस करवा सकता है, लेकिन जो सेटअप कंपनी होता है ना एज़ पर कंपनी लॉ या को और उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो मिनिस्टर जो है वो बाय नोटिफिकेशन किसी भी एंटिटी को अदर देन कंपनी माइनस करवा सकता है कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो बॉडी कॉर्पोरेट में 3 जो चीज़ें शामिल हैं और 2 जो नहीं शामिल, उसमें कोई कन्फ्यूजन? सबको समझ आ रहा है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जी बताइए। जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में होगा? जी, अब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड जो पाकिस्तान है, क्या उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में होगी? नहीं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की कोई भी कंपनी जो दुनिया के किसी भी मुल्क में रजिस्टर है और शायद ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान आई है या नहीं आई। जब हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे तो उसमें पूरी दुनिया की सारी बाहर की कंपनियां आ जाएंगी। हाँ, हम पाकिस्तान में जिन कंपनियों को रेगुलेट करना चाहते हैं वो कंपनी इस्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान की ख़ास किस्म होती है जिसको हम कहते हैं फ़ॉरेन कंपनी। तो हमारा लॉ आगे चल के सेक्शन 460 से आगे हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। फिर वो बताता है कि फ़ॉरेन कंपनियों को हम पाकिस्तान में कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अगर कुछ तो दुनिया में कंपनी और ज़िंदगी भर उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हमारी नज़र में वो कंपनी एस्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान है। हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट पुकार दिया करेंगे, हम उसे कॉर्पोरेशन क्या दिया करेंगे, लेकिन वो फ़ॉरेन कंपनी नहीं होगी। तो इसका मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान में दुनिया की सारी कंपनियाँ आ जाती हैं, और फ़ॉरेन कंपनी में उनमें से जो हमसे रिलेट कर रही होती हैं वो आ जाती हैं। डन। तो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा वर्ड है। अच्छा, अब यहीं से जिक्र चला फॉरेन कंपनी का। ये फिर फॉरेन कंपनी क्या चीज़ है? पहली शर्त तो ज़रूरी है कि वो मुल्क से बाहर पैदा हुई हो। डन। उसके अलावा प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान हो, उसका पाकिस्तान में या तो फुल फ्लेज प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोई लाइजोन कोऑर्डिनेशन ऑफिस हो,
बाय हिमसेल्फ और बाय एजेंट? इटसेल्फ हो या एजेंट भेजा हुआ उन्होंने, फिजिकल हो या कोई और ऑनलाइन तरीका हो, और उसके अलावा कंडक्ट एंड एक्टिविटी, एक्टिविटी कह रहे हैं अदर, इस मैनर के अलावा जो जी कोई और ऐसी एक्टिविटी जो उस तरीके से हो रही हो एज में बी स्पेसिफाइड। तो एक तो ये शर्त है फिजिकल या ऑनलाइन पाकिस्तान में मौजूद हो, एजेंट या खुद मौजूद हो, प्लेस ऑफ बिजनेस हो या सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस हो, इनमें से किसी भी तरीके से आप पाकिस्तान में मौजूद हो या किसी ऐसे तरीके से मौजूद हो जो हमें भी नहीं पता, वो बता दिया जाएगा। तो इनमें से जो भी होगा आप बन जाएंगे एक फॉरेन कंपनी। तो गूगल फॉरेन कंपनी? जी अब गूगल अगर पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस रखे, प्लेस ऑफ बिजनेस गूगल का हमें कहीं नज़र आता है? नहीं। क्या कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस है? अच्छा वो भी नहीं है। क्या गूगल खुद पाकिस्तान में किसी जगह है? नहीं। क्या गूगल ने अपने एजेंट्स भेजे हुए हैं? वो भी अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहे। क्या गूगल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को किसी तरीके से सर्व कर रहा है? हाँ, तो गूगल फॉरेन कंपनी है। फिज़िकली सर्व करे या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली सर्व करे तो, लेकिन शायद जम्बूडा, अब जम्बूडा शायद जो है वो साउथ कोरिया की कोई कंपनी होगी जो इस तरह का सर्च इंजन प्रोवाइड करती होगी। अब अगर जम्बूडा को हम में से किसी ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान रहेगी। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन इतनी वसी है कि पाकिस्तानी बैठ के अगर अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहा है पाकिस्तान बैठ के, तो अमेज़ॉन भी फ़ॉरेन कंपनी है। पाकिस्तानी अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो वो भी फिर फ़ॉरेन कंपनी है। हर वो कंपनी जिससे पाकिस्तानियों का किसी भी तरीके से कनेक्शन हो जाए और पाकिस्तानी उसे यूज़ करें, चूँकि उन्होंने सिर्फ फिजिकल की बात नहीं की है, आप वर्चुअली भी अगर कनेक्टेड हो तो टेक्निकली वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। बॉडी कंपनी बन जाएगी? जी बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा है ही है। तो पाकिस्तान टैक्स पे देती होगी? जी अब वो बॉडी कॉर्पोरेट तो बन जाएगी, तो हो सकता है हम कहें हर वो बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान में मौजूद है वो टैक्स दे, तो उससे वो फिर बच जाएंगे। जी सर हम कह सकते हैं कि हर वो कंपनी जो पाकिस्तान से बैठ के एक्सेस थ्रू उसको चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक्सेस, ठीक है, हर वो कंपनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर वो कंपनी जिसको हम पाकिस्तान बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं में फ़र्क है। एक्सेस तो हम जम्बूडा को भी शायद कर सकते होंगे, लेकिन पता नहीं क्या क्या चीज़ है। लेकिन गूगल को हम एक्सेस कर रहे हैं, ईबे को एक्सेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो जिनको एक्सेस कर रहे हैं एक्चुअल में, इसका मतलब वो पाकिस्तान के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हमसे कमा रहे हैं, हमसे कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं। तो दुनिया की हर वो कंपनी जो मुल्क से बाहर बैठी है और पाकिस्तान के लोगों से या पाकिस्तान से किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रही है, तो फिर वो सादा इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है, वो फ़ॉरेन कंपनी बन जाएगी। और अगेन इतना दुख होता है कि हम ये सारी बहस, ये सारी डिस्कशन ज़रूर करें अगर इसके कोई डिटेल रूल्स भी हों आगे। टैक्स में क्या होता है, आपको एक डेफिनेशन बताई जाती है, फिर आगे उसके रूल्स बताए जाते हैं, तो फिर मज़ा आता है। पहले समझते हैं फिर उसके रूल्स देखते हैं। ये इन्होंने गलती से सिलेबस में डाल दिया जी फ़ॉरेन कंपनी, पूरे सिलेबस में दोबारा फ़ॉरेन कंपनी का लफ्ज़ ही नहीं है। तो ये बस उन्होंने ऐड कर दिया थोड़ा तकलीफ बढ़ाने के लिए। कंपनी इस्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान का जब जिक्र आया तो उन्होंने सोचा चलो इससे कनेक्टेड एक और डेफिनेशन भी डाल देते हैं। तो हम इसको समझ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ हमारे सिलेबस ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, टैक्स में तो इस तरह का कुछ ना कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन टैक्स में इसकी डेफिनेशन भी बदल जाएगी। फिर वहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का अलग मामला होगा और सब्सिडरी का अलग मामला होगा। खैर क्या हमें कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, फॉरेन कंपनी, कंपनी लॉ, ये सब समझ आया? भाई का एक सवाल है। सर ये फॉरेन कंपनी में लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट, उसके साथ कंपनी लिखा हुआ है, जब बॉडी कॉर्पोरेट आ गया लफ्ज़ कंपनी लिखनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब ये फॉरेन कंपनी के साथ जो है ना, जब बॉडी कॉर्पोरेट जब बोल दिया तो कंपनी लिखने की क्या ज़रूरत थी? असल में ये तो हमारे मुल्क का लफ्ज़ है ना बॉडी कॉर्पोरेट, दुनिया में पता नहीं वो क्या कहलाती होगी। तो हम कह रहे हैं कोई भी बाहर की कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एंटिटी, इदारा, फलाना जो पाकिस्तान में इस तरह से ऑपरेट कर रहा हो। तो जब हम दूसरे मुल्क का जिक्र करते हैं तो फिर हम हर तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। जी फिर हम आगे गए और हमने पढ़ा कंपनियाँ होती हैं 3 तरह की। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड जब आया तो फिर मुझे आपकी उर्दू इंग्लिश वाली जो कैलकुलेशन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जनरेट हुए, लेकिन कल हमने बड़े अच्छे तरीके से वो 3 और 2 की कहानी समझ ली। तो होपफुली आप लोग जो है कहीं भी होंगे तो उर्दू या इंग्लिश गिनती को आप लोग आपस में
कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल्दो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर था, लेकिन बहरहाल वो जब कैलकुलेशन हो रही थी और 1500 अरब और नहीं कितने 1400 अरब, 140 अरब, 1 अरब 40 करोड़, और जब इतनी बड़ी बड़ी वेरिएशन आई थी तो उस पर ज़रा घबराहट हमें ज़रा ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो एक जवाब दूसरे से कुछ 10 गुना के फासले पे होता था। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या चीज़ है? कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? उसका शेयर कैपिटल। और जो ओनर है, मेंबर है, उसकी लायबिलिटी कितनी है भला? उसकी सिर्फ उतनी है अगर उसने कोई अनपेड अमाउंट रखी हुई है, अगर उसने कोई उधार किया हुआ है। अगर उसने पूरे पैसे दे दिए हुए हैं तो फिर मेंबर से कभी कोई पैसे नहीं मांगेगा, अब सारे पैसे कंपनी से मांगे जाएंगे। तो कंपनी पेडअप कैपिटल तक लायबल है और मेंबर अनपेड पार्ट जो उसने पार्टली पेडअप किया हुआ है उस तक लायबल है। डन। फिर हमने समझा गारंटी लिमिटेड कंपनी। गारंटी लिमिटेड कंपनी में ज़्यादातर शेयर कैपिटल नहीं होता। तो ये कंपनियां कैसे चलती हैं भला? सब्सक्रिप्शन से, एनुअल फीस से, कुछ इस तरह के इन्होंने चार्जेस वगैरह रखे हुए होते हैं, उससे चल रहे होते हैं। तो उसमें फिर मेंबर की लायबिलिटी होती है कोई? कितनी? जितनी गारंटी दी है। अच्छा, फ़र्क है। हैविंग शेयर कैपिटल प्राइवेट, वो जो वो कंपनी थी ना लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें पहले पैसे देते हैं और आपके जो पैसे हैं वो वापस नहीं आते, डूब जाते हैं। इसका मतलब है प्री पेमेंट हो गई वहाँ। और गारंटी लिमिटेड कंपनी में वादा कर लिया कि अगर डूबे, प्रॉब्लम में आए तो फिर हम इतनी अमाउंट के लिए पाबंद होंगे। क्या ये दोनों का फ़र्क समझ आ रहा है? गारंटी लिमिटेड में कंपनी अपने एसेट्स तक लायबल होगी और उससे ओवर एंड अबव जब जाएगा तो फिर मेंबर्स को पकड़ेंगे और मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लायबल होंगे? गारंटी तक। अगर गारंटी वाले कंपनी वाले खुद ही से शेयर कैपिटल भी ऐड कर देते हैं तो लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब पार्टली पेड अप कैपिटल भी उस लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो गारंटी लिमिटेड में और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन हो तो हमने उसका रूल भी समझ लिया था। कोई कन्फ्यूजन? फिर अनलिमिटेड कंपनी जो अनलिमिटेड होती है, जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। कंपनी डूबेगी, ख़त्म होगी, फिर जितना भी नुकसान होगा मेंबर्स अपने घरों के एसेट्स बेच के पूरा करेंगे, जस्ट लाइक पार्टनरशिप, जस्ट लाइक सोल ट्रेडर। तो कंपनी के फीचर्स में से एक फ़ीचर था लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये एक एक्सेप्शन आ गई कि लॉ ने हमें अलाउ किया है कि कुछ खास जगह पे जहाँ मैं मजबूर करूँ आपको एक कंपनी बनानी है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी को आप एंजॉय नहीं करेंगे, बाकी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी नहीं मिलेगी। कोई कन्फ्यूजन कल हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड? जी मेरे दो सवाल। ये जो लायबिलिटी के लिहाज से हमने 3 कंपनियां पढ़ी। हमने लायबिलिटी के हिसाब से 3 कंपनियां पढ़ी, बिल्कुल सही है। जो ऊपर वाली 3 है उसकी बेसिस क्या होगी? फॉरेन कंपनी है जी। ये जो ऊपर वाली 3 है उनकी क्या बेसिस है? ये हम असल में कंपनियों को स्ट्रक्चर वाइज देख रहे थे। यानी कि जैसे एक इंसान है टैक्स में, आप उसे कह सकते हैं तुम सैलरी टैक्स पेयर हो, तुम नॉन सैलरी टैक्स पेयर हो। आप उसे कह सकते हैं तुम रेजिडेंट हो, तुम नॉन रेजिडेंट हो। आप कह सकते हैं तुम इंडिविजुअल हो, तुम एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो। तो हम कैटेगराइज करने के अलग अलग मंतक पे अलग अलग वो कर सकते हैं। तो कल हमने पहले कंपनियों की शनाख्त देखी थी कि कुछ हैं कंपनियां, मतलब हर वो चीज़ जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। हमने कहा नहीं, कुछ एक बड़ा सेटअप भी होता है बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें सारी तरह की कंपनियाँ आ जाती हैं। फिर हमने कहा उनमें से कुछ ऐसी कंपनियाँ भी होती हैं जो बाहर होती हैं लेकिन पाकिस्तान से डील करती हैं, तो उनको हम नाम दे देते हैं फॉरेन कंपनी का। तो ये जो हमने ये 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं, ये पाकिस्तानी कंपनी लॉ में जो रजिस्टर होगी कंपनी, वो अपने आप को इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में रजिस्टर करवा लेगी। तो हम कंपनियों की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। ये फॉरेन कंपनी की कैटेगरी नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट की कैटेगरी नहीं है, ये कंपनी की कैटेगरी है। तो कल हमने सिर्फ कंपनी को अपने जैसे सेटअप से सेग्रीगेट किया था कि कंपनी अलग चीज़ होती है, बॉडी कॉर्पोरेट अलग। अब आगे हम जितनी भी बात करेंगे हम कंपनी के करेंगे। यानी कि कल के दिन हमने बहुत सारी फजूल डेफिनेशन पढ़ी। बॉडी कॉर्पोरेट भी आगे एक आध जगह कहीं लिखा हुआ नजर आए तो आए, वरना ये भी काम नहीं आएगा। तो अब हम आगे सारी बातें करेंगे कंपनी की। बस पहले दिन हमने समझना था कि कंपनी से मिलते जुलते कुछ और नाम होते हैं, वो क्या होते हैं। तो अब ये सारी बहसें हो रही हैं कंपनी के ऊपर कि कंपनी 3 तरह की है। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या था? 1984 का ऑर्डिनेंस है, 2016 का भी ऑर्डिनेंस है। 1984 में भी ऑर्डिनेंस है, 2016 में भी, ठीक है। टाइमिंग का मतलब वो काफ़ी अर्सा चला रहा और ये 120 दिन चला। वो काफ़ी अर्से चला और ये 120 दिन चला, ऐसा क्यों है? कल आप आए थे?
जी, मतलब इसकी मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि एक ऑर्डिनेंस होता है 120 दिन में चलता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है मैं समझ गया। यानी कि पहले मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि वो क्यों चलता रहा और ये जल्दी क्यों बंद हो गया। तो ये जल्दी बंद होने का मैंने आपको बताया था, फड्डे शड्डे वगैरह। 1984 में मुल्क में आईनी हुकूमत नहीं थी। क्या था मुल्क में? मार्शल लॉ। सन 2001 में मुल्क में आईनी हुकूमत नहीं थी, मार्शल लॉ था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से चल रहा है, उस पर आपको दुख नहीं हुआ? वही तो 2001 से चल रहा है ना। इसका मतलब है कि आपने बचपन में जो पढ़ा था मैं अब उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दूँ। उस वक्त आपको जितना पढ़ा था उतना सही था। ऑर्डिनेंस जब पैदा होता है तो वो ऑर्डिनेंस के तौर पे होता है और 120 दिन का टाइम होता है। इस 120 दिन में पार्लियामेंट वाले उसे रिजेक्ट करके अपना कानून दे दें तो वो एक्ट बन जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट के साथ हुआ। लेकिन 120 दिनों में अगर मुल्क में हुकूमत ही एग्जिस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, पार्लियामेंट ही एग्जिस्ट नहीं करती, यानी यूँ समझे नेशनल असेंबली मौजूद नहीं है, तो ये ऑर्डिनेंस के तौर पे तब तक चलता रहता है जब तक दोबारा कोई हुकूमत इसको चैलेंज करके ख़त्म ना कर दे। एक रूल। दूसरा रूल, अगर एक ऑर्डिनेंस बना और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना है कि पार्लियामेंट वाले कहें क्या बात कर दी, ओके साइन, तो वो ऑर्डिनेंस के तौर पे ही चलता रहता है। एक्ट कहते हैं पार्लियामेंट की तरफ से लाए हुए कानून को, और ऑर्डिनेंस कहते हैं सदर की तरफ से आए हुए कानून को। तो सदर का कानून आया और पार्लियामेंट है ही नहीं, गायब है, तो 120 दिन गुजरने के बाद भी वो अमर हो जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट उसे चैलेंज ना कर दे। दूसरा केस ये है कि आपने जो ऑर्डिनेंस दिया पार्लियामेंट ने बगैर किसी तब्दीली के हू बहू उसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया, तो भी वो ऑर्डिनेंस जिंदा रहता है। लेकिन उस वक्त तक हमने जो बातें पढ़ी थी वो बिज़नेस लॉ लेवल तक पढ़ी थी। अब हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं तो अब हम थोड़ी सी और बातें कर सकते हैं। तो शायद आप जब फाइनल के कॉर्पोरेट लॉ में आएंगे तो शायद मैं बताऊंगा कि ये जो जुमला है इसमें भी आगे दो और तसी हो तो अगली वाली बात उस तरह से होती है। तो बस वो बचपन की बात थी, ये थोड़ी अभी की बात है, आगे की बात थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे टैक्स में आपने चीज़ किसी और तरह से पढ़ा है, यहाँ हम किसी और से पढ़ते हैं। टैक्स में तो कंपनी में आपने गवर्नमेंट भी डाल दी होगी। टैक्सी कंपनी की डेफिनेशन याद है किसी को? क्या क्या होता था उसमें? फॉरेन कंपनियां भी, ये भी, गवर्नमेंट भी, हर तरह से। तो हर लॉ ना अपने तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। और हमने कंपनी लॉ में कैसे पढ़ा है? जो कंपनी लॉ या इस तरह के सेटअप में रजिस्टर हुई हो। डन। तो ये 120 दिन वाली कन्फ्यूजन ठीक हो गई। बेसिक जो इन सारे ज़्यादातर ऑर्डिनेंस है ना, वो अभी तक ऑर्डिनेंस इस वजह से हैं कि वो ज़्यादातर फ़ौजी दौर में आए, और उस दौर में चूँकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं होती थी, मुल्क में हरियाली ही हरियाली होती थी, सुख चैन होता था, तो इसलिए वो उसी तरह से चलते रहे। प्रॉब्लम होता ही है जब पार्लियामेंट मौजूद होती है। जब मुल्क में पार्लियामेंट मौजूद नहीं होती ना, मुल्क बहुत तरक्की करता है। पाकिस्तान ने 3 दौरों में सबसे ज़्यादा तरक्की की। इंतहाई अजीब सी बात है कि वो तीनों डिक्टेटर के दौर थे, इसलिए कि आगे कोई लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं है, इसलिए कोई अपोजिशन नहीं है। कुछ ऐसे लोग नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींच ले, दूसरा पहले की टांग खींच ले, इसको सीट से उतारो, उसको सीट से उतारो। तो जब फ़ौजी की हुकूमत चल रही है, उन्हें पता है जी हमारा एक निज़ाम है और नीचे हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, तो मुल्क में डिक्टेटरशिप होती है। जब डिक्टेटरशिप होती है तो सारे इदारे काम करते हैं। यही ऑफिसर जो सरकारी ऑफिसर हैं फ़ौजी दौर में बड़े अच्छा काम कर रहे होते हैं, ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब दौर ये होता है ना पार्लियामेंट वगैरह का, तो फिर बहुत ज़्यादा अकबा परवरी होती है। फिर रेफरेंस, एक बंदा काम करने लगा, पता लगा उस मिनिस्टर की रेफरेंस आ गया, उस MPA की सिफारिश आ गई, उस MNA ने मना कर दिया, उस MNA के बंदे को एडजस्ट करो, उस MPA के भाई को एडजस्ट करो। तो ये बेचारे अपनी, इनकी पावर्स कम हो जाती हैं। ये कम्पिटेंट लोग होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, और CSS के रूट के बड़े अच्छा मुकाबले का रूट लेके आते हैं, बड़ी सारी ट्रेनिंग्स करके आते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो सर पे जब बंदे आके गलत बैठते हैं तो फिर ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो वही निज़ाम, वही सारा सेटअप बड़ा अच्छा चलना शुरू कर देता है जब सबको पता होता है कि सर पे डिक्टेटर बैठा हुआ है और बस जो है ना उसने डंडा चलाना है और जो है ना सारे सीधे हो जाएंगे। ठीक है जी, देखिए जी आपने बहुत ज़्यादा जज्बाती कर दिया, तो बच्चे शायद खराज अकीदत पेश करने पहुँचे ना फिर। ठीक है जी। तो बहरहाल अगेन वही वाली बात है कि इसका कोई ताल्लुक फ़ौज से मोहब्बत या फ़ौज से नफ़रत से नहीं है। मैं पाकिस्तान की साइकी बता रहा हूँ। हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज मुल्क नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा मुल्क नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक, डिसेंट, एथिकल लोग नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को चलाने के लिए ज़्यादातर डंडा कल्चर होता है। तो हम जैसे मुल्क, बहुत सारे मुल्क इसलिए सीधे हुए हैं, हम गौर नहीं करते। ध्यान से देखें तो आधे से ज़्यादा मुल्कों में डिक्टेटरशिप है, आधे से ज़्यादा, और बहुत अच्छा चल रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ के लोग फिर सोचते ही नहीं। उन्हें पता है हम सोचेंगे, हमारे सोचने पे पाबंदी है। अक्सर जगह व्हाट्सएप नहीं चला सकते,
अक्सर जगह सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के बारे में पोस्ट तक नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो फिर बहुत आज़ादी हैं और इसीलिए वो खुश भी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले लोगों की उल्टी सीधी चीज़ों को कंट्रोल किया। ये जो खामखा हर वक्त लोग जो है ना, बस गवर्नमेंट बेचारी हर वक्त अपन आपको डिफेंड ही करती रहे कि हम सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उन्होंने पहले सबको इतना जो है ना वो उठा के जेलों में डाला, इतना सख्ती से डील किया कि अब लोग ये भूल गए कि वो गवर्नमेंट को कुछ बुरा कह सकते हैं। जब लोगों से ईजी हो गए तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो 9 मई वॉज फर्स्ट एपिसोड ऑफ लोगों को सीधा करना, ठीक है। तो साल बाद जो है ना, अगर लोग थोड़े थोड़े से सीधा होना शुरू हो गए हैं तो मुल्क में आपको काम होते भी नज़र आ रहे होंगे। आज से साल पहले जिस 9 मई का हम जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट के दहाने में नज़र आ रहा था। लोग कहते पाकिस्तान कभी भी ख़त्म होने वाला है। लोग पाकिस्तान से घबरा के भाग रहे थे, जिससे जो चीज़ लेने जाओ हर चीज़ के आर्टिफिशियल इतने ज़्यादा महंगे रेट हुए थे। हमने साल पहले लकड़ी के जो काम कराए महंगे कराए, साल पहले लोहा हमें महंगे रेट पर मिलता था, साल पहले जो काम भी हमने करवाया वो सब महंगे उस पर हुए, चूँकि हर कोई चोर बाजारी कर रहा था और सबको था भाई पाकिस्तान पता नहीं आज है कल नहीं होगा, बस इस वक्त जो निकाल सकते हो पाकिस्तान से निकाल लो। अब गाड़ियों की कीमतें भी रिवर्स हो रही हैं, अब बहुत सारी चीज़ें और कंट्रोल हो रही हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें डॉलर को उन्होंने संभालने की कोशिश की, लेकिन चक्कर ये है कि इस दौरान पाकिस्तानी बंदे बहुत ज़्यादा बाहर गए। तो अब डॉलर को जितना मर्जी कंट्रोल करें, बाहर जाने वाले बंदे को फिर डॉलर ही ख़रीदना होता है, उसने दूसरे मुल्क जाकर एडजस्ट होना होता है। तो इंशाल्लाह ताला वी कैन सी अ गुड फ्यूचर। जब इतने सारे लोग जो पिछले 2-2.5 साल में मुल्क से बाहर गए हैं, जब वो लेजिटिमेट तरीके से पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो हमारे यहाँ करेंसी का फ़्लो भी बेहतर हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर तरफ जाएंगी। अल्लाह करे कि अभी दोबारा से जो आपस में इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो। अभी जो ईरान का विज़िट था, अल्लाह करे इससे फ़ायदा हो, चूँकि CPEC तो ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल गया था, वो तो ईरान के साथ डीलिंग होना शुरू हो गई थी। तो अब कम से कम हम किसी ना किसी तरीके से किसी इलाकाई ताउन का हिस्सा बन जाएं, अपनी जगह की वजह से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो आई सी कि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की तरफ जा रहा है। तो आई डोंट सी कि मुल्क में कौन हुकूमत कर रहा है। मुझे मेरा मुल्क आगे जाते हुए देखते हुए खुशी हो रही है, और हर वो बंदा जिसको आगे जाते हुए मुल्क को देख के सड़न हो रही है, वो फेसबुक पे जाके अपने उल्टे से कमेंट्स डाल रहा है। तो अगर किसी बंदे की मुल्क से नफ़रत वाली पोस्ट नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि मुल्क से नफ़रत नहीं करता, वो अपनी शायद पॉलिटिकल पार्टी से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत में वो मुल्क के ख़िलाफ़ गंदी बात कर रहा है। ऐसे मत करें, मुल्क के ख़िलाफ़ मत आएँ। आप मोहब्बत करें अपनी पार्टी से, आप नफ़रत करें दूसरी पार्टी से, लेकिन किसी भी जगह किसी भी एक्शन को अगर आप सही कहना शुरू कर दें या गलत कहना शुरू कर दें इसलिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और आप मुल्क को बुरा कहें, आप मुल्क को जगह जगह, पाकिस्तान इतना बदनाम हुआ है पिछले कुछ ईयर्स में कि दुनिया में जहाँ जाएं वो हर जगह ये अच्छा आपका मुल्क अच्छा, वहाँ जहाँ चोर लोग हुकूमत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा इमेज ख़राब किया है बहुत बुरी तरीके से। एक दफ़ा पाकिस्तान सुधार लें फिर दोबारा से लड़ना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ लड़ो आपस में, एक दफ़ा पाकिस्तान को किसी रास्ते पे डाल दो, पाकिस्तान होगा तो मिल के खाओगे ना सब। तो इसलिए हमें भी कम से कम एटलीस्ट ज़ाती लेवल पे मुल्क से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपनी सियासी पार्टी की मोहब्बत में बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कुछ बुरा हो, वो फ़ौरन से पोस्ट करते हैं, देखा मेरा लीडर होता तो ऐसा ना होता। और भाई मुल्क के साथ तो बुरा हो रहा है ना, मुल्क की बुराई तुम्हें अच्छी क्यों लग रही है और मुल्क की अच्छाई पे जलन क्यों हो रही है? आज आप सिर्फ एक पोस्ट डालिएगा कि अरे गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा दिया, ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा होगा, देखिएगा नीचे इतने सारे लोग आके लानतें करने आ जाएंगे पोस्ट के नीचे। इस एटीट्यूड से बाहर निकलें, सब बाहर निकलें। आप लोग बहैसियत कौम ना अंदर से नेगेटिव हो चुके हुए हैं। थोड़ा सा एज अ कौम इवॉल्व करें, नज़रियाती इख्तलाफ रखें। कोई पार्टी झूठी हो सकती है, कोई भी पार्टी गद्दार हो सकती है, कुछ लोग चोर हो सकते हैं, सारे लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन मुल्क हम सबका है, हमने इसी मुल्क में रहना है। अगर हम सारे उठ के ट्विटर पे इसी मुल्क के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे तो कल को आपको मुल्क से बाहर भी कोई नौकरी नहीं देगा। आप लोग फ्यूचर है इस मुल्क का, आप लोगों ने आगे जाके आप ही लोगों ने दुनिया के साथ डील करना है। अगर आपने ही ये साबित कर दिया कि आपका मुल्क चोर है, मक्कार है, गलत लोग है, तो फिर अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। पता है आपसे बड़े कमा गए हैं, वो अपनी ज़िंदगियां बना गए हैं। हमारी एज के लोग भी रीज़नेबली सर्वाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात भी हो जाएं तो हमें शायद बुरे हालात की तरफ जाते जाते शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आप लोगों ने तो अपना करियर स्टार्ट करना है। और इस वक्त आप ही लोगों की कोशिश है कि आपको एक गंदा पाकिस्तान मिले। तो खुश हों, दुआ करें जब पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो, दुआ किया करें पाकिस्तान अच्छाई की तरफ जाए, और पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो उसको देख के मुस्कुराया करें। मत दिल में हसद रखा करें कि काश मेरे लीडर के ज़माने में होता तो मैं पोस्टर लगा लगा के पागल हो जाता। तो सिर्फ सियासी उसको वो ना करें। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है किसी सियासी पार्टी से। आप लोगों ने तो शायद किसी एक आध पार्टी को एक आध दफ़ा वोट डाला हो, मैंने कई पार्टियों को कई दफ़ा वोट डाले हुए, ठीक है, लेकिन नज़रियाती तौर पे आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन मुल्क सबसे पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान।
ये मुशर्रफ ने एक टाइम पे नारा लगाया था, कुछ अरसे के लिए ज़रदारी ने भी नारा लगाया था, पाकिस्तान खप्पे। तो पाकिस्तान खप्पे जो है ना वो ज़रूरी है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। एक इमोशनल स्पीच हो गई 9 मई के हिसाब से हम लोगों ने जो है ना एक स्पीच की। तो अब जो है ताकि जो है ना वो जो आप लोगों के दिल में गमो गुस्सा नफ़रतें हैं वो थोड़ा सा वो सही हो। मतलब वही लोग जिनको आप 5 साल पहले मोहब्बत करते थे 2 साल पहले अचानक से विलन हो जाते हैं। इंसान पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, सिर्फ आप अपनी सियासी एसोसिएशन की वजह से किसी को कभी भी अच्छा कह देते हैं, किसी को कभी भी बुरा कह देते हैं। तो बस ऐसे ना करें। सिर्फ एक दफ़ा अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपना जायज़ा लें और अपने अंदर अगर कोई बुराई आ गई है, खामखा आ गई है, कोई बात नहीं, किसी को मत बताएं मैं बुरा हो चुका हूँ। अंदर से आहिस्ता आहिस्ता उसको, उस गंद को साफ़ करने की कोशिश करें। मुल्क चलाना है और आप लोगों ने ही चलाना है इंशाल्लाह। हो सकता है आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ हो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मुल्क पे खैर करे अगर बात यहाँ तक आ गई है। अच्छा जी, कंपनी की बाय लायबिलिटी हमें समझ आ गई, कंपनी समझ आ गई, सारे कॉमन वर्ड्स देख लिए। आज के 2 टारगेट हैं। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनी कितनी तरह की होती है और कोई एक कंपनी कभी किसी दूसरी कंपनी पे हावी हो सकती है या नहीं। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनी की टाइप्स। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एक कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी और एक कंपनी को हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हमारे लॉ की सबसे आसान डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट। आपने टैक्स में शायद पढ़ा होगा कि प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। टैक्स वालों को पब्लिक कंपनी की ज़्यादा लंबी डिटेल आती थी, वो बता दी, और प्राइवेट को कह दिया जो वो नहीं वो प्राइवेट। हमारे वाले लॉ को प्राइवेट कंपनी का एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा आता है, तो पब्लिक कंपनी उसे कहेंगे जो प्राइवेट ना हो। तो सवाल ये है कि प्राइवेट कंपनी क्या होगी। प्राइवेट कंपनी कहलाएगी एक महदूद कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सिमटी हुई है, एक ऐसी कंपनी जो बड़ा प्राइवेट सी है। प्राइवेट का मतलब है बड़े कम लोग उसके अंदर हैं, लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उसमें हर वक्त आए दिन कोई नया ओनर नहीं आ जाता, उसके लोग मुसलसल लोगों को अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं करते रहते। एक ऐसी कंपनी जिसमें आपने अपने आप को खुद से महदूद कर दिया। आप कहते हैं भाई हमारे मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे, हम 50 मेंबर से ऊपर नहीं जाएंगे। समटाइम आप कंपनी बनाते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स में, जब कंपनी बनाते हैं ना तो 2 बड़े मशहूर डॉक्यूमेंट हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल, चैप्टर 2 उसी के बारे में। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स में अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तय कर देते हैं कि हमारे मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। सेकेंड, आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र। आपके मेंबर्स आराम से अपने शेयर्स बेच नहीं सकते, बड़ा लंबा चौड़ा रूल होगा, सबसे पूछना पड़ेगा, अगर सारे इजाज़त देंगे तो शेयर बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, हमारे शेयर होल्डर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। तीसरी रिस्ट्रिक्शन, आप इनवाइट नहीं करेंगे पब्लिक को, नो इनविटेशन टू पब्लिक। आप पब्लिक को नहीं बुलाएंगे कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, आ जाओ हम लोग अपने शेयर बेच रहे हैं। इतनी फंसी हुई कंपनी, इतनी महदूद कंपनी, क्यों अपने आप को इतना रोक रहे हैं? भाई कंपनी में तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में तो जब मर्जी जो मर्जी आए चला जाए। हम इतना क्यों फंसा रहे हैं अपने ही हाथों से, अपनी कंपनी को इतना ज़्यादा टाइट क्यों कर रहे हैं? अपने मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए, चंद हाथों में रहे कंपनी। एक टिपिकल एग्जांपल है जिससे बात समझ आ जाती है। 7 दोस्त इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यार हम लोग जो कारोबार कर रहे हैं आओ उसको कंपनी की शक्ल दे देते हैं, और सातों ने जो है वो पूरा रात भर बैठ के प्लान बनाया, क्या होगा, कैसे होगा, कंपनी कैसे होगी, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, और मिलके सोचा कि कंपनी बनाएंगे, और आपस में वचन लिया एक दूसरे से कि कभी इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ताकि ये कंपनी हम 7 दोस्तों के दरमियान रहे। और कंपनी का नाम रखा 7 ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, 7 ब्रदर्स लिमिटेड फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम रखा कि हम 7 भाई हैं, हम 7 भाइयों के अलावा ये कंपनी 7 दोस्त हैं, हमारे अलावा कहीं और नहीं जानी चाहिए। कंपनी बड़ी अच्छी चल पड़ी। अब हर दिन ये सातों मेहनत करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हम ही 7 लोग हैं और ये हमारी ही कंपनी है।
तकरीबन कंपनी जब अच्छे डिसेंट प्रॉफिट कमाना शुरू हुई तो एक सेठ की नज़र पड़ी कंपनी पे। इन 7 दोस्तों में से ना 4 को पैसों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। सेठ आया, चारों दोस्तों से उनके शेयर्स खरीदे और कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। आपको पता है कि अगर आपने शेयर बेचने होते हैं तो बाकियों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, ओनरशिप तो जैसे मर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब सेठ ने 50% ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए कंपनी के और बाकी शेयर्स हैं 3 बंदों के पास। अगले दिन जब वो 3 बंदे आए तो सामने देखा तो एक बड़ी सी कुर्सी पे एक सेठ साहब बैठे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। इन्होंने कहा भाई क्या बदतमीज़ आदमी हो, तुम्हें पता नहीं है ये हमारी कंपनी है, यहाँ मालिकों की सीट पे तुम आके बैठे हो। उसने कहा जी मालिक तो मैं हूँ। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी वो मेरे पास तुम्हारी कंपनी के शेयर्स हैं। उन्होंने कहा शेयर्स कैसे हो गए, ये तो हम 7 भाइयों के नाम पे हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम 7 भाइयों ने ये वचन दिया एक दूसरे को कि हम कभी भी ये शेयर किसी को नहीं बेचेंगे। तो कहेगा भाईजान एक कंपनी लो है, ज़्यादा इमोशंस ना लेके आओ बीच में। बेच दिए उन्होंने मुझे शेयर। अगर तुमने कंपनी लॉ अब्दी साहब से पढ़ा होता तो वो बता देते कि तुम्हें प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए थी। अगर तुम टाइम से, अगर तुम्हें ये था कि ये कंपनी बाहर ना जाए, इस कंपनी में बाहर के लोग ना आए, ये कंपनी महदूद रहे, तो बजाय इसके कि तुम इस टाइम पे इमोशंस की बातें कर रहे हो, मैंने कंपनी ख़रीद ली है, मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, जो होगा मेरी मर्ज़ी से होगा। तो अगर कंपनी बनाते वक्त आप चाहते हैं कि ये चंद हाथों में रहे, आप चाहते हैं इसमें बाहर के लोग ज़्यादा ना आए, आप चाहते हैं हमारा कंट्रोल आउट ना हो, आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो आप बनाते हैं प्राइवेट कंपनी। ज़्यादातर फैमिली वाले जब अपना फैमिली बिजनेस कंपनी के तौर पे कन्वर्ट करते हैं कि जी एक बहन है, भाई है, बहनोई है और शायद एक कज़न है, ये 4 बंदे मिलके कंपनी चला रहे हैं, माँ बाप और बेटा ये मिलके कंपनी चला रहे हैं। तो जब एक फैमिली चल रही होती है तो नॉर्मली क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। जब चंद करीबी दोस्त कंपनी चला रहे होते हैं और चाहते हैं कि बाहर के लोग ना आए, तो वो क्या बनाते हैं, तो प्राइवेट कंपनी वो है जो अपने आर्टिकल्स में, अपने शुरू वाले डॉक्यूमेंट्स में 3 रुकावटें लिखते हैं। पहली रुकावट, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। दूसरी रुकावट, हम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यानी कि ट्रांसफ़र बिल्कुल मना नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। रूल ये है कि सारे मेंबर से पूछना होगा, अगर वो ख़रीदना चाहेंगे तो आप उन्हें बेचेंगे, नहीं तो वो आपको किसी तरीके से इजाज़त दे देंगे। तो इस रेस्ट्रिक्शन का मतलब है आप अपने शेयर आराम से बेच भी नहीं सकते और ना ही किसी टाइम पे आप जनरल पब्लिक से कह सकते हैं कि आओ हम शेयर इशू करने लगे हैं, तुम में से जिसने आके हमारे शेयर्स वगैरह ख़रीदने हैं आ जाओ ख़रीद लो। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शंस तीनों की तीनों अगर आप डाल देंगे तो आपकी कंपनी बन जाएगी प्राइवेट। इनमें से एक भी रेस्ट्रिक्शन माइनस हो गई तो आप प्राइवेट नहीं रहेंगे, और जो प्राइवेट नहीं होता वो पब्लिक होता है। ये बात समझ आ गई। प्राइवेट कंपनी में जब ये मेंबर्स की गिनती आपने करनी है ना 50, तो उसमें एक रूल जहन में रखना है कि अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हो, जॉइंट शेयर होल्डर्स, तो वो 1 काउंट होंगे। समटाइम क्या होता है, कुछ लोगों ने मिल के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, एक बाप के 3 बच्चों ने मिल के 10,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं और तीनों के कंबाइंड नेम पे हैं, तो वो 3 मेंबर्स नहीं काउंट होंगे, एक मेंबर काउंट होगा। ये रूल इन्होंने इसलिए रखा कि 50 से ऊपर अगर कंपनी जा रही हो तो उसको बचाने के लिए कुछ लोगों के नाम पे कंबाइंड शेयर्स भी रख सकते हैं। तो जब भी आपने 50 की गिनती करनी है, जो कंबाइंड शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने मिल के शेयर्स खरीदे हुए हैं उनको सिंगल काउंट करना है। सर अगर उन तीनों जॉइंट शेयर होल्डर्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, जी अगर उन तीनों जॉइंट शेयर होल्डर्स में कन्फ्लिक्ट आ जाए तो ज़ाहिर है एक फड्डा होगा, फिर वो आपस में लड़ेंगे, वो तीनों एक दूसरे की रजामंदी के बगैर शेयर बेच भी नहीं सकते। तो नॉर्मली ये जो प्रॉपर्टी हैं, जॉइंट प्रॉपर्टियाँ होती हैं ना, इसमें हमेशा फड्डे ही रहते हैं। सर इनमें से तीनों में से वोटिंग राइट किसके पास? इन 3 में से वोटिंग राइट किसके पास होगा? होता ये है कि जब आप जॉइंट शेयर्स लेते हैं तो आप कंपनी को रिकॉर्ड देते हैं, तो इन तीनों की रजामंदी से किसी एक बंदे का नाम दे दिया जाता है कि ये हमारा सीनियर है, ये हमारा बड़ा भाई है, या ये है जो इन शेयर्स की वोटिंग पावर एक्सरसाइज करेगा। तो वही बंदा मीटिंग अटेंड करता है, उसी को नोटिस जाता है और वही आके वोटिंग कर रहा होता है। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स की तरफ आप तब जाते हैं जब आपको बहुत भरोसा होता है कि हमारे बाकी जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर जॉइंट होल्डर्स ने शेयर्स लिए हुए हैं तो वो कितने काउंट होंगे? 1। डन? जी जी सर ये ट्रांसफर पे कितना नरमी दिखाई जा सकती है? उतनी नरमी जितनी एज में बी स्पेसिफाइड। अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, इस रूल को ख़त्म कर देंगे तो आप प्राइवेट नहीं ना रहेंगे। रिस्ट्रिक्शन में अगर ये नरमी तो दिखानी है, फिर रिस्ट्रिक्शन है। अब हमने क्या पढ़ा
रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन है क्या हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि ट्रांसफ़र करने में रुकावट है। ये रुकावट क्या है लॉ ने हमें नहीं बताई, तो इस रुकावट को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं वो भी हमें लॉ ने नहीं बताया। तो कमती लॉ में मैं बहुत ईजी हूँ, इसमें अगर मगर के साथ जहाँ मर्जी पहुँच जाए, जितना हमने पढ़ा उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। अपने शौक़ से पढ़ना चाहें तो सेक्शन 76 में इसका जवाब है, अगर अपने शौक़ से पढ़ना चाहें, हमारे सिलेबस में नहीं है जी। सर पहले मेंबर्स को पूछेंगे अगर उनको चाहिए जी। अब अगेन मैंने जनरली आपको प्रैक्टिकली बताया कि ये ट्रांसफ़र की रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि पहले मौजूदा मेंबर्स को कहा जाता है कि ये बंदा शेयर बेचना चाह रहा है, तुम लोग बताओ तुम में से कोई ख़रीदना चाह रहे हो। अगर उनमें से कोई ख़रीदने के लिए तैयार है तो फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। तो पहले आप सारे मेंबर्स को उनकी रेशो में ऑफ़र करते हैं, फिर कुछ लोग डिक्लाइन कर देते हैं, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो एक्सेप्ट कर लिया उन्हें शेयर बेच दिया। अब जो बच गए जिन्होंने एक्सेप्ट किया था उनको दोबारा उनकी रेशो में ऑफ़र करते हैं। अगर फिर वो ख़रीद लें तो फिर आप बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये 2 दफ़ा गोल गोल घुमाने के बाद भी कुछ शेयर बच जाएँ और कोई लेने पे तैयार ना हो तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। ये सारी बात मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हमारी किताब में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, शेयर्स के ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शन है। किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन है और कैसे रिमूव होगी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सीलो ना हमें ब्रेकिंग लगवा देता है, ख़ास जगह पे पहुंच के कहते हैं बस इतना बता दिया, आप कहते हैं इसके अंदर क्या, वो कहते हैं जी एज मे बी स्पेसिफाइड। तो प्राइवेट कंपनी समझ आई। प्राइवेट कंपनी की ना एक बड़ी तूफ़ानी फॉर्म होती है, एक बड़ी स्पेशल किस्म होती है, उसको हम कहते हैं SMC, सिंगल मेंबर। एक अकेला बंदा पूरी कंपनी ही रजिस्टर करा बैठता है। एक बंदा अपना सारा बिजनेस उसको एक कंपनी को शक्ल में देता है और एक कंपनी के 100% शेयर खुद ही खरीद लेता है। तो लॉ ने ये अलाउ किया हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक कंपनी बनाएं और उसके 100% शेयर्स आपके पास हो। तो ये लॉ ने अलाउ किया हुआ है। ये प्राइवेट कंपनी की ख़ास किस्म है, वरना प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 बंदों से बनती है, लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी एक ख़ास किस्म की प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही बंदा 100% ऑफ द शेयर्स का मालिक होता है। सर लायबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी क्या होता है, अगर अनपेड कैपिटल है तो उसके लिए लाइबल होगा, और अगर अनपेड नहीं है तो कंपनी लाइबल है, वो बंदा लाइबल नहीं है। तो अगर एक सोल ट्रेडर ने अपने सामने कंपनी ला के खड़ी करनी है तो वो क्या करता है, वो SMC बना लेता है। कागज़ भी रिकॉर्ड करनी है ना, अपना ही बिजनेस है, उसी को शेयर्स में डिवाइड करेंगे, उसी का कहेंगे इतने पैसे, और उसी में कह देगा मैंने इतने पैसे अपनी ही कंपनी को खुद ही से दे दिए। तो एक ख़ास किस्म की कंपनी लॉ ने अलाउ की है जिसको हम कहते हैं SMC। SMC को लेके लॉ ज़्यादा सीरियस नहीं है, एक ही बंदा उसी की कंपनी है, तो इसके ज़्यादा रूल्स लॉ ने हमें नहीं बताए। तो प्राइवेट कंपनी की एक बड़ी स्पेशल किस्म है SMC, सिंगल मेंबर कंपनी जी। तो एक मेंबर अगर भी मर जाए तो अगर एक मेंबर मर जाए प्राइवेट कंपनी का, ठीक है जी। अब एक अगर मेंबर मर गया तो अब क्या होगा, हमने कहा था ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन है। अब चूँकि हमारा सिलेबस हमें ब्रेक लगवा देता है, सिर्फ प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ, आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना। एक होता है ट्रांसफ़र और एक होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र होता है जिसमें एक जीता जागता बंदा, साउंड माइंड वाला बंदा अपनी खुशी से अपना शेयर दूसरे को देता है। ट्रांसमिशन होता है जब किसी कानूनी एक्शन की वजह से एक बंदे का शेयर दूसरे को मुंतकिल हो जाता है, मरने पे मुंतकिल हो जाए, उसने कोई पैसे किसी के देने थे, डिफ़ॉल्ट कर लिया, उसने शेयर्स पे कब्जा कर लिया तो मुंतकिल हो गई, ये ट्रांसफ़र नहीं कहलाएगा, ये ट्रांसमिशन। और रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफ़र पे है, यानी अगर एक बंदा मर गया तो उसके बच्चों को ट्रांसफ़र होगा। तभी तो हमने रूल रखा है ये वाला 50 को बचाने के लिए जॉइंट वाला, कि अगर कंपनी के 48 मेंबर्स हैं और एक बंदा मर गया और उसके शेयर उसके 4 बच्चों को चले गए तो मेंबर तो 52 हो जाएंगे या 51 हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, फिर उन सब लोगों के नाम पे कंबाइंड शेयर रखे जाएंगे ताकि वो एक दफ़ा काउंट हो। तो ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसमिशन पे नहीं। लेकिन भूल जाएंगे मैंने कुछ बताया था, सिर्फ आप लोगों के सवालों की वजह से, आपकी नॉलेज की प्यास की वजह से मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं फिर वापस बैकफुट पे आ जाता हूँ। हमने कंपनी लॉ में उतना याद रखना है जितना किताब ने हमें बताया है, उससे ऊपर ना वो पूछ सकते हैं और ना हमने असूलन उन्हें बताना है। तो सिंगल मेंबर कंपनी क्या है, एक बंदा 100% शेयर्स उसी के पास सारे के सारे। पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो इसकी 2 मशहूर किस्में हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, किताब में नहीं लिखा हुआ, एहतियातन आप सुन लें, कहीं खुदा ना खास्ता पेपर में कभी वो पूछ ना लें। कोटेड और अनकोटेड। कोटेड, अनकोटेड। लिस्टेड का एक दूसरा नाम है कोटेड। ये लिस्टेड क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो, और अनलिस्टेड
ये तो बड़ी प्यारी बात है। अब इसका मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होने से क्या होगा? शेयर्स की वहाँ ट्रेडिंग हो सकती है। मेरी अगर एक पब्लिक कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि इस पब्लिक कंपनी में कोई भी कहीं से भी अचानक से पूरे पाकिस्तान से उठ के खुल्लम खुल्ला ट्रेडिंग करे, तो मैं उसको एक खास मार्केट में जाकर रजिस्टर करा दूंगा। स्टॉक मार्केट में मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊँगा और अपने शेयर्स का इंदराज करा दूंगा और मेरे शेयर्स उनकी वेबसाइट पर लिस्ट हो जाएंगे कि मेरे शेयर्स मैंने उनके पास रखवा दिए, तो मेरी कंपनी बन जाएगी लिस्टेड कंपनी। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके अगर शेयर ख़रीदना बेचना चाहे तो वो उन्हीं कंपनियों के ख़रीद सकता है जो लिस्टेड है। तो मेरी कंपनी को इजीली शेयर होल्डर मिल जाएगा, इजीली बायर मिल जाएगा, इजीली सेलर मिल जाएगा। तो वो कंपनियां जो चाहती हैं कि सैकड़ों हज़ारों लोग हमारी कंपनी में आएँ और हर वक्त ट्रेडिंग करें, वो लिस्ट हो जाते हैं। और जो चाहते हैं कि ठीक है सही है, एक ख़ास लेवल से ज़्यादा ट्रेडिंग ना हो, तो वो अनलिस्टेड रहते हैं। तो पब्लिक कंपनी में कभी भी कोई भी बंदा आ सकता है, कभी भी कोई जा सकता है, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन लिस्टेड तो ऐसी है जिसको आपने स्टॉक एक्सचेंज पे ही जाके उसके शेयर रखवा दिए कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो मर्जी आके शेयर खरीद ले, जो मर्जी आके बेच दे। तो लिस्टेड और अनलिस्टेड मेरे ख्याल में आप लोगों ने चूँकि एक डिटेल से समझा हुआ है, तो उसकी हमें ज़्यादा गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये आपको कंपनियों की दो बेसिक कैटेगरी समझ आई? जिस दिन आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो आपको बताना होता है कि बाय लाइबिलिटी उन 3 में से आप कौन से हैं, एंड बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन 2 में से आप कौन से हैं। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं कंपनी की कि लाइबिलिटी के हिसाब से आप कहाँ जाना चाहते हैं, और आप शेयर होल्डर्स या पब्लिक की अपनी कंपनी में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से इनमें से कौन से स्ट्रक्चर की तरफ आना चाहते हैं। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? जी भाई का सवाल। के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है? जी, क्या के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है? अगर लॉ से मना ना करे तो वो हो सकती है, अगर लॉ मना ना करे। इसमें कन्फ्यूजन क्या है? नहीं, मतलब वो सेंसिटिव है ना कि हाँ, तो फिर लॉ से मना कर देगा, तो परेशानी कहाँ है? नहीं, मतलब कैपिटल बना लेके आए वो सारा, तो क्या उसे कम अगर एक बंदा कहता है कि भाई 100% शेयर्स मैं ख़रीद रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है या थोड़ी सी गवर्नमेंट ओन्ड है और थोड़ी सी प्राइवेटली ओन्ड है, अगर एक बड़ा इन्वेस्टर आता है और वो सारे शेयर्स सबसे ख़रीद लेता है बशमूल गवर्नमेंट, तो कानूनी तौर पे वो हक़ रखता है कि वो कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी बना दे। तो सिंगल मेंबर कंपनी एक स्टेटस है, कभी भी किसी भी कंपनी पे ये काम हो सकता है। जब ये कंपनी के 100% शेयर्स किसी अकेले बंदे ने ले लिए और लॉ ने मना नहीं किया, तो वो कंपनी एसएमसी बन जाएगी। डन? ऐसी कंपनी जिसके पास ऑप्शन होती है लिस्ट होने की, ठीक है। वो कौन सी कंपनी? जी, ऐसी कंपनी जिसके पास ऑप्शन तो है लिस्ट होने की, लेकिन वो लिस्ट नहीं हो रही, यानी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनियाँ। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनियाँ चाहें तो लिस्ट हो जाएं, लेकिन शायद वो लिस्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं लिस्ट हो रहे? शायद वो चाहते ही नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लोग आएँ, ट्रेडिंग करें हमारे शेयर्स को। वो अपने शेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाह रहे। क्यों? शायद उनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो चाहते ही नहीं है। वो कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है। आप स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों जाते हैं? आप चाहते हैं कि हमारे शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो। कल को जब हमें पैसा चाहिए हो, हम कहें हमें 20 करोड़ चाहिए फलाना प्रोजेक्ट के लिए, आप जैसे ही प्रॉस्पेक्टस दें, लोग धड़ाधड़ आपकी कंपनी के शेयर खरीद लें। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं ना, उनकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है, और जो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होते उनकी लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों को इजाज़त है करने? जी, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनियों की ट्रेडिंग खुल्लम खुल्ला हो सकती है, किसी ने कोई रुकावट नहीं की। लेकिन इनमें से एक ऐसी है जिसकी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे लोग जाके, मुझे अगर ये कुर्सी बेचनी होगी, तो अगर कोई कुर्सियों की मार्केट नहीं होगी तो मेरे लिए दिक्कत होगी। मैं एक दोस्त से पूछूंगा मैंने कुर्सी बेचनी है, तुम खरीदोगे, तुम खरीदोगे, तुम खरीदोगे। लेकिन एक मार्केट मौजूद हो कुर्सियों की, आराम से जाके बेच दूंगा। अच्छा, जिसने कुर्सी ख़रीदनी है, अगर कोई मार्केट नहीं होगी तो वो हर किसी से पूछेगा तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हारे पास कुर्सी है। अगर मार्केट मौजूद होगी वहाँ जाके बेच देगा। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो ईजी रहें, कभी भी अपने शेयर बेचना हो तो उनको घर घर जाके खटकाना करना पड़े, वो एक ऐसी जगह जाएं जहाँ सैकड़ों हज़ारों इन्वेस्टर मौजूद हैं और कहीं ये कंपनी का शेयर है हम बेचना चाह रहे हैं। तो वो लोग जो चाहते हैं कि वो उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो, वो कंपनी मर्जी बंदों को ऐड कर लें, जितने बंदों को माइनस कर दें जितने मर्जी, तो वो लिस्टिंग की तरफ जाते हैं ताकि एक ओपन मार्केट रहे और कभी भी उनकी कंपनी के शेयर किसी भी वक्त बेचे भी जा सकें और ख़रीदे भी जा सकें आसानी से। जी,
सर ये जो 50 की क्लासिफिकेशन है आपने मुझे बताई, इसमें एम्प्लॉय भी आ सकते हैं मतलब? जी, अब ये 50 की क्लासिफिकेशन में क्या एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं? मेंबर हम कहते हैं उनको जो ओनर्स हैं। एम्प्लॉयज़ तो याद है हमारी इस डायग्राम में हमने यहाँ बनाई थी, तो हमारे डायरेक्टर्स के अंडर कुछ लोग काम कर रहे थे, वो एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो इंतज़ामिया का हिस्सा है, वो ओनर्स का हिस्सा नहीं है। ओनर इस साइड पे बनाए थे हमने। तो जो मेंबर है ना, ये ओनर होते हैं, ये शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 50 की गिनती में एम्प्लॉयज़ नहीं काउंट हो रहे, मेंबर्स काउंट हो रहे हैं। हो सकता है कंपनी में 2000 एम्प्लॉयज़ हों। जी सर, लेकिन जो बोनस शेयर हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो वो काउंट नहीं होंगे? जी, अगर हम बोनस शेयर एम्प्लॉयज़ को दें, हम एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर्स नहीं देते, हम एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन स्कीम देते हैं कभी कभार। तो जब हम एक एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे के शेयर होल्डर बना देंगे तो वो मेंबर काउंट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ काउंट नहीं होंगे। अगर एम्प्लॉय ज़ाती कैपेसिटी में शेयर खरीद लेता है तो फिर ज़ाहिर है वो मेंबर बन गया, फिर हम उसे काउंट करेंगे। सर, दोनों मेंबर एंड एम्प्लॉय एक टाइम पे हो सकते हैं? जी, एक बंदा एक वक्त में एम्प्लॉय और मेंबर हो सकता है। कंपनी इजाज़त देती है, कंपनी अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए अपने शेयर्स भी दे देती हैं उन्हें, तो ये तो अलाउड है। जी, अनलिस्टेड वाले कैसे बेचते हैं शेयर्स? OLX पे दोस्तों से पर्सनली रब्ते करके, मुख्तलिफ फोरम्स बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस होते हैं। असल में आप जब जिस दुनिया में एंटर होते हैं ना, फिर आपको वो वाली दुनिया ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपने CA करना है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो वाले ग्रुप्स जिसमें CA की बातें हो रही होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वक्त शायद कहीं पे इंजीनियरिंग की बातें भी होती होंगी कुछ ग्रुप्स में, तो कुछ ग्रुप्स में पाकिस्तान में कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है ख़रीदने बेचने के लिए, उनकी बातें होती होंगी। तो कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होंगे जहाँ लोग कहते होंगे मेरे पास शेयर है अनलिस्टेड कंपनी के, मैंने बेचने, कौन ख़रीदना चाह रहा है। तो दिक्कत बढ़ जाती है क्योंकि एक ओपन मार्केट नहीं ना मिलती, फिर आपको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या करूं, कैसे देखूं, इस तरह से करके। तो वो वाली कंपनियां जो चाहती हैं कि हम बार बार शेयर्स दें और लोगों से वापस लें, वो लिस्ट करवा लेती हैं, और जो नहीं चाहती बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बार बार इस तरह की बातें, वो अपने आप को अनलिस्ट रहने देते हैं। क्योंकि लिस्ट होने के बाद आपको रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपको लॉ बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं। जी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का सामने लिखी हुई बातें जो मैंने मिटा भी दी हैं, उनमें से कोई सवाल? आहिस्ता आहिस्ता 1-2 हफ्ते बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत हो जाएगी कि हमें समझ आ जाएगा कि उतना ही है किताब में, बाकी सब माया है। तो सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं बता भी दूंगा, लेकिन याद उतना रखना है जितना किताब के अंदर है। डन? क्या हमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनी समझ आया? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज का ओरिजिनल टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन चूँकि सवाल हमारे थोड़े से ज़्यादा हो गए तो मैं टॉपिक को अचानक से चेंज करता हूँ और हम अथॉरिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। असल टारगेट था होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन वही बात है कि उसको एक अच्छा टाइम चाहिए ताकि वो सही से समझाया जा सके। तो हम एक आसान टॉपिक कर लेते हैं, अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ कहते हैं उन इदारों को जो कि किसी भी लॉ के अंडर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पाकिस्तान में टैक्स का कोई मसला है तो कोई इदारा आपके जहन में आता है? FBR। पाकिस्तान में आपने जिसको वोट दिया था, वोट उतने नहीं काउंट हुए, तो कौन सा इदारा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, PCB। पाकिस्तान में आपके घर बिजली ठीक से नहीं आ रही, वापडा या लेस्को या इस तरह के इदारे। तो अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारे कामों में बहुत सारी किस्म की अथॉरिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको। अगर आप अकाउंटेंसी की तालीम लेना चाहते हैं तो कोई ऐसा इदारा जो आपको बताए कि बच्चों आप किस किस्म का वो करो, ICAP। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो उस सारे मामले को डील कर रहे होते हैं। तो कंपनियों के केस में ऐसे इदारे का नाम है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा कंपनी लॉ को डील करता है, ये इदारा कंपनियों के रूल्स बनाता है, ये इदारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कंपनीज एक्ट बनाने में भी इन्वॉल्व रहा है।
इस इदारे को लॉ ने बहुत सारी पावर्स दी हैं। SECP की अपने लॉ ने बहुत सारी पावर्स दी हैं, कंपनीज एक्ट ने से बहुत सारी पावर्स दी हैं, और मुख्तलिफ लॉज ने इस इदारे को बड़ा एम्पावर किया है कि अपनी कंपनियों को चलाना है। तो कंपनियों के जो भी मसले होंगे, कंपनियों की जो कानून साजी होगी, कंपनियों के जो नए लॉज आएंगे, कंपनियों की जो कुछ भी होगा वो इस इदारे के अंडर हो रहा होगा। इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। जिस तरह से सारे वफाकी इदारों का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, लेकिन इसके पाकिस्तान में 8 जोनल ऑफिसेज हैं। IKF की किताब ने हमें इसका एक तरीका बताया याद रखने का। वो कहते हैं एक तो वफाकी दारुल हुकूमत में जोनल ऑफिस, ये कौन है वफाकी दारुल हुकूमत? इस्लामाबाद। 4 सूबाई दारुल हुकूमत में, अब ये कौन कौन से बोला? लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। ये 4 जो नॉन सूबे हैं, अभी गिलगित बिल्तिस्तान के स्टेटस कुछ लॉज में है, कुछ में नहीं है। तो इन 4 सूबों का जो कैपिटल सिटी वो गया, और पाकिस्तान का कैपिटल सिटी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 और बड़े शहर, जिसमें फैसलाबाद है, सक्खर है और मुल्तान है। तो वो कहते हैं ये 8 जोनल ऑफिस है। अब आपको पता है MCQs में कहीं से भी अचानक से वो कहते हैं अच्छा बताओ इनमें से कौन सा शहर SCCP का जोनल ऑफिस नहीं है। तो जोनल ऑफिस याद रखने का एक तरीका ये है कि हम कहें एक पाकिस्तान का कैपिटल, 4 सूबों का कैपिटल, और ये 3 शहर आपको याद हो, मुल्तान, सक्खर और फैसलाबाद। दूसरा आसान तरीका यंग जनरेशन के लिए, PSL प्लस फैसलाबाद और सक्खर। पता नहीं आप लोग शायद PSL में इतने इंटरेस्टेड हैं या नहीं। PSL समझते हैं? इसमें कौन कौन सी टीमें हैं? लाहौर कलंदर, कोयटा के क्या हैं? ग्लैडिएटर, कराची के किंग्स हैं, मुल्तान के सुल्तान हैं, पेशावर कौन है? ज़ल्मी, और छठा इस्लामाबाद यूनाइटेड। 6 शहर हो गए, 2 और शहर ऐड कर दें, फैसलाबाद और सक्खर। तो बजाय इसके कि हम याद करें पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन है, फिर 4 सूबों के दारुल हुकूमत कौन है, फिर 3 और कौन से हैं, तो PSL में 2 शहर ऐड कर दें, फैसलाबाद और सक्खर, तो हमारे 8 जोनल ऑफिसेस पूरे हो जाते हैं। क्या SECP समझ आया? SECP पुराने ज़माने की एक अथॉरिटी होती थी, CLA कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, उसको ख़त्म करके आया। 1997 का इसका लॉ है, लेकिन 1999 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ, और इसने इस अथॉरिटी को जो पाकिस्तान में पहले कंपनी लॉ को डील करती थी ख़त्म कर दिया, और SECP ने उसकी जगह ले ली। अब SECP क्या करता है? मैंने आपको बताया पाकिस्तान की कंपनीज़ को रेगुलेट करता है। कौन सी कंपनी? कई तरह की कंपनी, कंपनी लॉ वाली कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ, मुदारबा कंपनियाँ, फिर एक ख़ास तरह की कंपनी होती है उसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कुछ कंपनियाँ जो बैंकों जैसे काम करती हैं लेकिन वो बैंक नहीं होते, लीज़ का काम कर रही है फॉर एग्जांपल, और वो लीजिंग कर रही है लेकिन वो बैंक नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इंतहाई खूबसूरत बात है कि मुझे नहीं पता होना चाहिए बैंकिंग कंपनी क्या है और क्या करती है, इंश्योरेंस क्या है और क्या करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या है क्या करती है। बस मुझे ये याद होना चाहिए कि SECP इन 5 तरह की कंपनियों को रेगुलेट करता है। कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, मुदारबा कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्या SECP समझ आया? जल्दी से SECP को देखते हैं, फिर रजिस्ट्रार की बात पढ़ते हैं और आज की बात तमाम करते हैं। SECP was operationalized on 1 जनवरी 1999, और इसने सी लॉ अथॉरिटी को, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को रिप्लेस किया था। ये जनरल बात हो गई। SECP का हेड ऑफिस फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में, और 8 रीजनल ऑफिस हैं, एक फेडरल कैपिटल में, 4 प्रोविंशियल कैपिटल में और 3 अदर मेजर सिटीज़ में। और मैंने आपको बताया कि टोट का हमारे पास दूसरा वाला भी है, PSL प्लस फैसलाबाद और सक्खर। Law has vested various powers to SECP. SECP has been given lot of powers under Companies Act. In addition to Companies Act, SECP is also empowered. तो बस वो बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी पावर है। कंपनी लॉ ने भी पावर दे दी, SECP की लॉ में पावर दे दी, तो SECP के पास बहुत सारी पावर्स हैं। SECP क्या करता है? रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, मुदारबा कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसको NBFC बोलते हैं। इन 5 तरह की कंपनीज की अफेयर्स को रेगुलेट करता है SECP। क्या SECP समझ आया? अब बस आखिरी बात करते हैं। SECP के अंदर एक शख्स रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रार SCCP की ऑफिसर को कहते हैं। FBR अथॉरिटी थी, याद है? तो कमिश्नर एक इंसान था। कमिश्नर कई नाम के आपने पढ़े होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। पुलिस एक इदारा है और उसमें भी कमिश्नर के अल्फाज होते हैं। तो अक्सर इदारों के अंदर जो उनके ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको कोई ख़ास नाम दिया जाता है। तो जो SCCP के अंडर ऑफिसर्स हैं उनका नाम है रजिस्ट्रार। किताब यहाँ बहुत दिल पे ले गई। उसने कहा मैं बताता हूँ रजिस्ट्रार कैसे कहते हैं। उनका रजिस्ट्रार कहते हैं रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार को, जॉइंट रजिस्ट्रार को, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, और फिर थक के सांस लेके का और एनी अदर पर्सन जो ऐसी हरकतें करता पाया जाए। काशी कमती लो ना होता तो आप बस सिर्फ लॉजिक जहन में रखते और पेपर में पे चले जाते, लेकिन पेपर में शायद वो पूछें रजिस्ट्रार की डेफिनेशन दो, तो आपको ये सारे बताने पड़ें। कौन से? रजिस्ट्रार, एडिशनल, जॉइंट, एडिशनल जॉइंट, रजिस्ट्रार मीन रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। याद रखने का टोटका, एक तो रजिस्ट्रार अकेला, फिर उसके बाद जो इजाफी उसके साथ देने वाले वो आप एडिशनल कह सकते हैं, जॉइंट कह सकते हैं, और दोनों को जोड़ दें एडिशनल जॉइंट। फिर दो छोटे रैंक के रजिस्ट्रार, डिप्टी, असिस्टेंट। आपको पता है डिप्टी और असिस्टेंट लोअर रैंक के लिए इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन से रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जब सारे मिलके बोलते हैं तो पता ही नहीं लगता कि किसको कौन सा मिस हुआ। कौन से 6? रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। शाबाश। कौन से 6? रजिस्ट्रार, जॉइंट, एडिशनल जॉइंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। छा गए। तो 6 बातें तो आपको समझ आ गई हैं। वो उधर वाले भाई बस एक दफ़ा 6 आप बोल दें ताकि कहानी हम आगे बढ़ाएं। लोग एम ही कहते हैं कमती लो याद नहीं होता। आपने खड़े खड़े जनाब ठकाठक याद कर लिया। तो बहरहाल ये सारा कुछ लिखने के बाद, और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय SCCP परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर, या कोई भी और शख्स जिसको SCCP कहते हैं कि तुमने ये वाले काम करने, वो कहलाएगा रजिस्ट्रार। अब बेसिकली ये भाई साहब का मकसद क्या है? ये डेटाबेस ऑफिसर है। SCCP अथॉरिटी है, वो कानून बना रही है। अब जब कंपनियों ने रजिस्टर होना है तो जिस इंसान के पास जाके रजिस्टर होना है वो रजिस्ट्रार है। जिसको कागज़ जमा कराने वो रजिस्ट्रार है। जिसको सालाना कागज़ जमा कराने हैं वो रजिस्ट्रार है। जिससे पूछना है कि ये रूल सही है या नहीं वो रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार कंपनियों पे छापे मार सकता है, कंपनियों के रिकॉर्ड चेक कर सकता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट जब्त कर सकता है, कंपनियों को बता सकता है आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। कंपनियों के सारे डॉक्यूमेंट्स का, सारी हिस्ट्री का ट्रैक रख सकता है, फाइल्स रख सकता है, बातें पूछ सकता है, नोटिस दे सकता है, नोटिस ले सकता है। तो बस ये थोड़े से अगराज़ व मकासद हैं, अभी सिर्फ पढ़ लेने हैं। जब हम पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो हमने इस बंदे को इतना काम करते देखा होगा कि ये तो 4-5 बातें बहुत छोटी सी रह जाएंगी। पावर्स एंड ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स अंडर द एक्ट, कीप ट्रैक ऑफ कंपनीज रूटीन डॉक्यूमेंट्स, ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, और फौरन से लिख दिया ब्रैकेट में एक्सप्लेन्ड इन फर्दर चैप्टर, ताकि ऐसा ना हो कि आप जज्बाती हो क्योंकि सर ये क्या है। चैप्टर 7 का नाम ही मॉर्गेजेस एंड चार्जेस है। उधर तसल्ली से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है जिसको रजिस्ट्रार मैनेज कर रहा है। तो ये वाले पॉइंट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कैन कॉल द ऑफिसर्स ऑफ कंपनी फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, empowered to inspect the books and records of company और may seize the books and record if think necessary। तो कंपनी के बंदों से इंफॉर्मेशन ले सकता है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, रिकॉर्ड जब्त कर सकता है, रूटीन डॉक्यूमेंट लेता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसको अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली आसान अल्फाज में डेटाबेस ऑफिसर है कंपनियों का। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी है वो सब रजिस्ट्रार को अपनी मालूमात भेजती हैं, रजिस्ट्रार के साथ कनेक्ट करती हैं और रजिस्ट्रार उन सारे के डाटाबेसेस को मैनेज करके रख रहा होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और उसमें हमने सिंगल मेंबर कंपनी का जिक्र भी पढ़ा, और देन हम लोगों ने समझा SCCP और रजिस्ट्रार को। तो आज का एक टारगेट हमने आगे शिफ्ट कर दिया, लेकिन हमने आगे का एक टॉपिक आज कवर कर लिया। तो ये आज हमारी डिस्कशन थी, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ के आना है। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलता है।